डिस्कस करना था ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो हैं वो हमारे पास वो एनाल्जेसिक्स होती हैं जो कि ओपियम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, और जो म्यू, कैपा और डेल्टा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, और ये सिवियर और क्रोनिक पेन के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। सॉरी। तो हम पढ़े थे कि एनाल्जेसिक्स को क्लासिफाई किया जाता है ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एडजुवेंट्स में। और हमारे पास जो ओपियोइड्स होती हैं ये वो तमाम ड्रग्स होती हैं जो कि हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं ओपियम पॉपी प्लांट से, और ये म्यू, कैपा और जो डेल्टा रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उन पे आके बाइंड करती हैं। और जो हमारे पास सिवियर और क्रोनिक पेन होता है उसके लिए हम ओपियोइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि डिपेंडेंस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह, इसको हम आप आगे डिस्कस करते हैं। तो ओपियोइड्स की एग्जांपल मैंने आप लोगों से पूछी थी, आप लोगों ने मुझे बताया था मोर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सब हमारे पास आ जाएंगे ओपियोइड्स के एग्जांपल्स। ठीक है, अब हमारे पास ओपियोइड्स की जो ड्रग्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन है। ओपियोइड्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं उनके ओरिजिन और रिसेप्टर इंटरेक्शन प्रोफाइल पे। तो हम जो है वो ओपियोइड्स को क्लासिफाई करते हैं तीन क्लासेस में। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एगोनिस्ट, उसके बाद हमारे पास मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और थर्ड आ जाते हैं हमारे पास प्योर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इसके बारे में मालूम है आप लोगों को? डू यू गाइज नो अबाउट एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट? अगर किसी को मालूम है कि एगोनिस्ट और जो एंटागोनिस्ट है इनका क्या एक्ट होता है तो वो मुझे बताएं, चैट बॉक्स पे टाइप करें। ऑलराइट। तो एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि रिसेप्टर को पे जब बाइंड होते हैं तो उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, यानी जो रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन है उसको एनहांस करते हैं, जो रिसेप्टर का एक्शन है उसको एनहांस कर रहे होते हैं। बाकी जो हमारे पास एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एगोनिस्ट में भी हमारे पास जो है वो भी फर्दर आगे
डिवाइड हो जाते हैं कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल अकरिंग ओपियोइड्स, दूसरे हमारे पास सेमी सिंथेटिक, और तीसरा हमारे पास सिंथेटिक। नेचुरली वो जो कि हमें नेचुरली ओपियम पोपी प्लांट से मिल रहे होते हैं। ओपियम पोपी प्लांट यानी कि फ्लेवर सोमनीफेरम से हमें डायरेक्टली जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जिसके एग्जांपल्स में हमारे पास मोर्फिन आ जाता है, कोडीन आ जाता है, थिबेन आ जाता है। और जो मॉर्फिन है इसको हम सर्जिकल, जब सर्जरीज वगैरह होती हैं तब हम पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोडीन जो है हमारे पास कफ सिरप्स में इस्तेमाल हो रहा होता है माइल्ड पेन और कफ सप्रेशन सप्रेशन के लिए। ठीक है। और थिबेन जो है वो प्रिकर्सर होता है, यानी इसके थ्रू जो है वो हम और ओपियोइड्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताएं कि सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस होता है। सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस होता है। जी मिर्जा। ठीक, सिंथेटिक एज प्रिपेयर्ड इन द लैब। ऑल राइट इशा। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स, तो आप लोगों ने बता दिया कि सिंथेटिक हमको हम कहते हैं जो कि प्रॉपरली लेबोरेटरी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, और सेमी सिंथेटिक हम कह रहे होते हैं जिस जो हम हमारे पास नेचुरली चीजें मौजूद होती हैं उसको हम बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी कि वो इसीलिए वो सेमी सिंथेटिक होती हैं, क्योंकि जो नेचुरली मौजूद है ओपियोइड उसको उसमें ही हम केमिकली उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे होते हैं ताकि उसकी पोटेंसी वगैरह को इम्प्रूव किया जा सके, उसके ड्रॉबैक्स को थोड़ा कम किया जा सके, बायो अवेलेबिलिटी को इनहेंस किया जा सके। ठीक है। तो इसमें हमारे पास हीरोइन आ जाती है, ठीक है, और ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमोर्फोन, बुप्रेनोर्फिन, ये सब आ जाती हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सिंथेटिक, जिसको हम फुली जो है वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं लैब में। इसमें हमारे पास फेंटानाइल आ जाती है। ठीक है। जिसकी पोटेंसी जो है वो मॉर्फिन से कितनी ज्यादा है, 100 मल्टीप्लाई बाय मॉर्फिन की पोटेंसी है। उसके बाद हमारे पास मीथाडोन और पैथिडीन, ट्रामाडोल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। और इन ये जो है हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर के साथ साथ जो हमारे पास सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक रिसेप्टर्स हैं उन पे भी जाके बाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है, मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी ऐसे ओपियोइड्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास जो तीन रिसेप्टर्स हैं, म्यू, कैपा और डेल्टा, इनमें से किसी पे जाके उसको एक्टिवेट करेंगे और किसी पर जाके उसको जो है वो इनहिबिट करेंगे उसकी एक्टिविटी को। तो ये जो है वो हमारे पास जो मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं, ये कैपा रिसेप्टर पे जाके एगोनिस्ट वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट होते हैं म्यू रिसेप्टर पे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी एग्जांपल में जो है वो पेंटाजोसिन आ जाएगा, ब्यूटाफेनॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्योर एंटागोनिस्ट आ जाएंगे। प्योर एंटागोनिस्ट क्या, जो बिल्कुल ओपियोइड रिसेप्टर जो है उनकी एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट कर देंगे। तो ये जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर्स की इनहिबिटी को जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देंगे। जब हमारे पास ओपियोइड का ओवरडोज हो जाता है, तो ओपियोइड के ओवरडोज, फॉर सपोज किसी पेशेंट ने ओपियोइड जो है उसकी डोज बहुत ज्यादा ले ली है और उसको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन आ जाता है, नेलोक्सोन, ठीक है, नेल्ट्रेक्सोन, ये आ जाती हैं जो कि क्या करते हैं जो हमारे पास एगोनिस्ट ओपियोइड्स, मॉर्फिन वगैरह अगर हमने दिए हुए हैं तो वो उसको क्या करेंगे, उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का।
ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो हमारे पास मैकेनिज्म क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास इंडोजीनस एनाल्जेसिक्स एक्ट करी थी, इनका मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं, और जो साइट ऑफ एक्शन है एक्सोजीनस ओपियोइड्स का, ये भी हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? वही जी आई कपल रिसेप्टर एक्टिवेशन होगी यहाँ पे। जो ओपियोइड ड्रग है वो क्या करेगी, म्यू कैपा या जो डेल्टा रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगी। ठीक है, जो कि और हमारे पास ये जो तीनों रिसेप्टर्स हैं ये क्या है? जीआई प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? जैसे हमने इंडोजेनस एनाल्जेसिक्स में पढ़ा था कि सीएएमपी की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगी, और जो पोटाशियम का इफ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन होगा। यानी हमारे पास फॉर सपोज पेन के जो सिग्नल हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं न्यूरॉन में से। ठीक है, अब एक हमारे पास सेंडिंग सिग्नल न्यूरॉन है। ठीक है, वहां पे क्या होगा? हमारे पास पोटाशियम का इफ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारे पास पोटाशियम का इफ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो सेंडिंग मैसेज, जो सेंड कर रहा है सिग्नल, जो न्यूरॉन, वहां पे क्या हो जाएगी? हाइपरपोलराइजेशन होगी। जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास ट्रांसमिशन नहीं होगी। जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, या हाँ, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां तक हमारा सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं होगा। उसके बाद कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा। अब कैल्शियम इनफ्लक्स डिक्रीज होगा, हमने जैसे पढ़ा था एंडोजेनस एनाल्जेसिक्स में, कि क्या होगा? हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वहां पे बेसिकली वो क्या रहा होता है? जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो कैल्शियम जो है वो उसका इन्फ्लक्स होगा प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन में, और फिर हमारे पास जो वो है मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो रिलीज होंगे। जो हमारे पास दो न्यूरॉन्स के दरमियान की स्पेस होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां पे हमारे पास वो रिलीज हो जाएंगे, और इस तरीके से वो आगे जो सिग्नल है उसको कैरी करवाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज ही नहीं होंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और हमारे पास जो पेन के सिग्नल्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल जिस तरीके से एंडोजीनस ओपियोइड्स जो हैं वो हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड होके उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सोजीनस ओपियोइड्स होते हैं वो भी ओपियोइड रिसेप्टर म्यू कैपा डेल्टा पे एक्ट करते हैं, और इस तरह से वही वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास सी ए एम पी यानी साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो पोटाशियम का इफ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। हाइपरपोलराइजेशन होगी। जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा? डीपोलराइजेशन नहीं होगी। जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज ही नहीं होंगे साइनेप्टिक लेफ्ट में, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होगी, और हमारे पास ट्रांसमिशन जो है पेन सिग्नल्स की वो रुक जाएगी। उसके बाद हमारे पास साइट ऑफ एक्शन क्या है? यानी हमारे पास जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं उनकी साइट्स कहाँ हैं, वो कहाँ कहाँ जाके जो है वो एक्ट कर रहे हैं? तो हमारे पास सुप्रास्पाइनल यानी कि ब्रेन वाला रीजन, ठीक है, वहां पे थैलेमस लिम्बिक सिस्टम, वहां पे जाके हमारे पास पेन के सिग्नल्स को जो है वो उनकी ट्रांसमिशन को रोका जाता है, यानी वो उनकी ट्रांसमिशन नहीं होती। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे हमारे पास सब्सटेंस पी ग्लूटामेट का जो रिलीज है वो नहीं होता। जब वो रिलीज नहीं होंगे पेन के सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे। पेन के सिग्नल जब साइनेप्स तक, साइनेप्टिक लैब तक होंगी नहीं ट्रांसमिट, तो उसकी वजह से क्या होगा? पेन फील नहीं होगा। इसी तरीके से पेरिफेरल टिश्यूज, यानी जैसे कि स्पेशली हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो हमारे पास क्या होता है? पेन वगैरह होता है, तो उसमें हमारे पास ओपियोइड, जो पेरिफ्रीज में हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो अप रेगुलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अप रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अप रेगुलेशन का मतलब क्या होता है?
और कोई? जी बिल्कुल। आवाज मेरी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक, सही बताया। हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अ, उसके बाद है हमारे पास, अब हम पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स के बारे में। जर्नल इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं तमाम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के। हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की वजह से, अक्यूट इफेक्ट्स और क्रोनिक इफेक्ट्स। अक्यूट इफेक्ट्स में हमारे पास जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं और एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास क्रोनिक इफेक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो अक्यूट इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं भाई ओपियोइड्स के? ऑब्वियसली एनाल्जेसिक है, पेन को रिलीव कर रहा है, सेडेशन कॉज करता है, स्टेट ऑफ कामनेस जिसको हम कह रहे होते हैं, और उसके अलावा एंजाइटी को खत्म कर रहा होता है। कोडीन जो कि कफ सप्रेशन के लिए यूज होता है। और हमारे पास जो पेनफुल स्टिमुलस वगैरह है उसको, उसका जो परसेप्शन है उसको डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रहा है। और इनको हम जो है वो जो सर्जरीज वगैरह हैं उनमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो क्रोनिक पेन वगैरह है उसमें हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट ये है कि भाई रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज होता है। अब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ये ओपियोइड्स न्यू रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और न्यू रिसेप्टर ब्रेन स्टेम में भी मौजूद होता है। अब जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो रहा होता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग होती है। नोजिया और वोमिटिंग जो है वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारे पास जो सीटी जोन है, ठीक है, वो भी स्टिमुलेट हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे एक्यूट इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें बेनिफिशियल को हमने जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं ओपियोइड्स के उनको हमने डिस्कस कर लिया था। कि एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सेडेटिव्स होते हैं, एंजाइटी को खत्म करते हैं, कफ को जो है वो सप्रेस कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास आ रहा था रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी डिप्रेशन क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर म्यूरोरेसेप्टर मौजूद होता है, और म्यू रिसेप्टर का जब इस इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जब ये एक्टिवेट होता है, तो इसलिए हमारे पास रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो रहा था। अब नोजिया वॉमिटिंग जो है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है अरीशा का, कि सीटीजेड स्टिमुलेशन क्या होती है? अच्छा रीशा, हमारे पास सीटीजेड क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ड्रग्स जो होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको जाके स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो उन्हीं में से ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी एक हैं, जो कि क्या करेंगे, सीटीजेड उसको जो है वो ट्रिगर करेंगे, जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको ट्रिगर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग के सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे। क्लियर है रीशा? अरीशा, सुना आपने? क्लियर है? ओके। उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद मेयोसिस और यूफोरिया। यूफोरिया आपने बता दिया था। अब जिस क्या होती है? जी। मेयोसिस में क्या हो रहा होता है हमारे पास? हमारा जो प्यूपिल है वो क्या होता है? उसके साइज पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेरी गुड। ठीक है। उसके अलावा सबसे अहम जो इसका है इफेक्ट, वो क्या है? एडिक्शन हो जाती है। इसलिए हम जो है वो, जब माइल्ड या मॉडरेट पेन होता है तो ओपियोइड्स को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इसकी डिपेंडेंस और एडिक्शन बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्रोनिक इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं? उनमें हमारे पास आ जाता है टॉलरेंस। ठीक है, हमारे पास अगर हम रिपीटेडली यूज कर रहे हो ओपियोइड्स को, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब डिसेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है? कि जितने अमाउंट में जो हमारे पास जितनी डोज थी, जो हम ओपियोइड की दे रहे थे, अगर वही हम कंटिन्यूअसली पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका रिसेप्टर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, और उसको अब ज्यादा डोज चाहिए अ, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या ला रही होती है? टॉलरेंस। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होती है? हमारे पास फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाना। हमारे पास जब पेशेंट जो है वो छोड़ देता है, ये अपना ट्रीटमेंट छोड़ देता है, तो विदड्रॉल विदड्रॉल सिम्टम्स जो है वो हमारे पास आएंगे, जिसमें हमारे पास ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी यानी कि स्वेटिंग होगी, टैकिकार्डिया होगा, हार्ट बीट यानी फास्ट होगी, डायरिया वगैरह होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट की जो बॉडी है वो डिपेंड हो गई है। उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हैबिचुअल हो गए हैं उतनी डोज से, या उस ड्रग से। ठीक है। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है? कि जो पेशेंट है उसको क्रेविंग होगी अ, उस ड्रग की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। अब हमारे पास ये जो हमने इफेक्ट्स करे हैं सारे, बिकॉज ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ओपियोइड्स जो है वो एक्ट कर रही हैं। हमारे पास जो ओपियोइड रिसेप्टर्स, जैसे कि म्यू रिसेप्टर्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम में अगर वो एक्ट कर रही है, हमारे पास ओपियोइड, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा। और जो CTZ कीमो ट्रिगर रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं। GI ट्रैक्ट में न्यू रिसेप्टर मौजूद होता है, उस वो एक्टिवेट होगा, तो वहां पे भी पेरिस्टालसिस वगैरह इनहिबिट होंगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। और मेसोलिम्बिक सिस्टम को भी ये इफेक्ट करता है। और मेसोलिम्बिक सिस्टम का काम ही क्या होता है? मेसोलिम्बिक सिस्टम जो है वो रिवार्ड और डिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है वो सिस्टम, जिसमें हमारे पास डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह भी आता है।
तो यहाँ तक के था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ओपियोइड्स को डिस्कस किया था। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चंस, या अगर किसी को कुछ रिपीट में दोबारा समझना है कुछ भी, यू कैन आस्क। ओके हानिया, सीटीजेड स्टिमुलेशन को रिपीट कर दूं। सीटीजेड यानी कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की स्टिमुलेशन हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वो हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स या बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास नोजिया या वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं। तो इन्हीं में से ओपोइड और जो हमारे पास ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, ये क्या करती हैं, सीटीजेड को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स जो है वो शो होंगे। ओके अरीशा, क्वेश्चन है कि मीजोलिम्बिक सिस्टम क्या होता है। देखो हमारे पास जो मीजोलिम्बिक सिस्टम होता है ना, बेसिकली ये डोपामीन का पाथवे है ब्रेन में। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है रिवार्ड, प्लेजर और एडिक्शन से। और ये हमारे पास जो है वो वीटीए एरिया होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वहां से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, बेसिकली ये डोपामिन का पाथवे है अरीशा, और ये एसोसिएटेड होता है रिवार्ड, प्लेजर और एडिक्शन से। सही है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जाके ड्रग इसको ट्रिगर करती है, इस पाथवे को, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है। और आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास मॉर्फिन अगर हमने एक पेशेंट को दी है और उसने ओवरडोज ले ली है मॉर्फिन की, तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में। आनिया, आपको सीटी जेड दोबारा बताऊं? ओके ठीक है, सीटी जेड स्टिमुलेशन क्या होती है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, सीटी जेड की फुल फॉर्म। अब जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वो डिफरेंट केमिकल्स, ड्रग्स या किसी भी फैक्टर सब्सटेंसेस की वजह से स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग और दूसरे फैक्टर्स भी, दूसरे सिम्टम्स भी शो होते हैं। तो अब हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सीटीजेड को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, आई ट्राई। अच्छा, महानूर बता रही हैं कि जब हम मॉर्फिन की ओवरडोज की वजह से क्या होगा, कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है आप लोगों से कि मॉर्फिन की ओवरडोज होगी, अब हमने उसको ट्रीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में। वेरी गुड, वेरी गुड कश्मीरा सना। नेलोक्सोन यूज करेंगे, जो कि क्या है, हमारे पास एंटागोनिस्ट है। और वो क्या करेगा, उसके मॉर्फिन के एक्शन को रिवर्स करेगा। और नेलोक्सोन इज एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन बेसिकली। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो है वो डिस्कस करेंगे हमारी जो बाकी की दो फर्दर क्लासेस हैं। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ग्रुप पे फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।